मेरे ख्याल से ये छोटा रहेगा। That's what she said. So, brothers and sisters, welcome to one more episode of Roastverse. I here doing one more intro in total English. I love you all, you love me, I know, with a smile on your face. I here come to give Anand. But nothing to fear because this is all the English that you will hear. पहली न्यूज जो आती है वो आ रही है नेटफ्लिक्स की तरफ से, क्योंकि एलिस इन बॉर्डरलैंड अगर आप लोगों ने देखा है तो उसका सीजन 3 अनाउंस हो गया। पता नहीं कैसे, अगर आप लोगों ने 2 सीजन देखे तो आपको पता होगा कि उसकी कहानी कहाँ पे खत्म हुई थी। स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मस्ट रिकमेंडेड शो है मेरी तरफ से। तो इन लोगों ने सीजन 3 अनाउंस कर दिया है और मुझे नहीं पता कि कैसे होगा ये, बिकॉज जिस चीज के ऊपर वो बेस्ड है, जो उसकी मांगा और एनिमे जो अडेप्टेशन है वो भी 2 ही सीजन तक था। लेकिन अब इन लोगों ने अपेरेंटली सीजन 3 अनाउंस कर दिया और वो वहीं से कंटिन्यू होगा जहां पे सीजन 2 खत्म हुआ था। तो नेटफ्लिक्स वालों, जो चीजें आपको सीजन 2 के बाद कंटिन्यू करनी चाहिए उनको कैंसिल कर देते हो, और जिनको नहीं करना चाहिए उनके सीजन पे सीजन बनाए जा रहे हो। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं अमेरिकन वंडाल। लेकिन इसके बाद जेम्स गन ने अच्छी सी खबर दी है। उन्होंने कहा कि अब WGA की स्ट्राइक खत्म हो गई है, तो वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं। बट आई थिंक कि वो पहले से ही एक्टिवेटेड होंगे, बस हमको बता नहीं रहे थे। तो उन्होंने DCU को लेकर कुछ नई इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा कि जो उनका नया DCU होगा उसमें 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सिमिलर रहने वाले हैं। मतलब जो हमने अभी तक पुराना DCU देखा था उसमें कैरी फॉरवर्ड होंगे। पहली अमांडा वॉलर है, दूसरा हमारा जॉन सीना वाला पीस मेकर है, और तीसरा ब्लू बीटल जो अभी हमने मूवी देखी थी वो वाला होगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने नए DCU को लेकर कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि जो DCU को लेकर आप पहला प्रोजेक्ट देखोगे वो क्रीचर कमांडोज का एनिमेटेड शो होगा, और उससे पहले तक हम लोगों ने जो भी देखा है वो DCU में एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए किसी भी चीज को कॉन्क्रीट और रियल मत मान लेना। लेकिन जो आने वाला DCU है उसमें भी कई सारी चीजें ऐसी है जो पुराने DCEU से रिजेंबल कर सकती हैं। तो इसी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि अरे ये तो मैंने देखेला सुनेला है, लेकिन फिर भी वो DCU का पार्ट है। एंड कई सारे ऐसे भी एक्टर्स होंगे जो पुराने DCU में कुछ और कैरेक्टर्स प्ले करते थे और नए DCU में कोई और कैरेक्टर्स प्ले करेंगे। तो इसीलिए हैरान परेशान नहीं होने का, ये सब उन्होंने कहा है। तो जेसन मोमो लोगो तो कंफर्म हो गया, बस अब बेन एफ्लेक को भी कहीं पे फंसा दो और हेनरी कैविल को भी बस देख लेंगे हम, हमारे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारे डेविड कॉर्नस्वेट हैं उनकी कुछ इमेजेस निकल के आई, एंड ही लुक्स एब्सोल्युटली लाइक अ सुपरमैन। और इसको देखकर फिर से एक बार लोग शुरू हो गए हेनरी कैविल। मेरे को भी एक बार को लगा, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि नहीं, सुपरमैन हेनरी कैविल जैसा दिखता है, कुछ नहीं कर सकते इस पे अपन। फिर इसके बाद टाइका वाइटिटी, मेरा मतलब है कि टाइका वाइटिटी ने ये कहा कि थॉर लव एंड थंडर में उन्होंने जेन के कैंसर के लिए 2 तरह के सीन शूट करे थे, एक ह्यूमरस थे और दूसरे डार्क वाले। लेकिन उन्होंने ह्यूमर साइड को इसीलिए चूजा, मेरा मतलब कि ह्यूमर साइड को इसीलिए चूज किया क्योंकि उनको लगा कि अगर डार्क साइड देखनी है तो फिर जाके कॉमिक बुक्स पढ़ लो। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपने पूरी पिक्चर में ही ह्यूमर डाल दिया। आपकी पिक्चर का विलन डार्क था, आपकी पिक्चर में ह्यूमर। बस कंट्रोल मोहित, कंट्रोल। और इतना गुस्से की उल्टी करने के बाद थोड़ी अच्छी न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, WGA वालों की स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, तो राइटर्स जो है वो अपने काम की तरफ वापस जा चुके हैं, और इसको लेकर एक और अच्छी न्यूज है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद अब एक्टर्स की स्ट्राइक अभी भी चल रही है। SAG-AFTRA जो एसोसिएशन है उनको अभी भी अच्छी डील नहीं मिल पाई है, एंड दे आर काइंड ऑफ स्टिल वेटिंग फॉर इट। और मुझे लग रहा था कि ये स्ट्राइक अभी थोड़ा सा लंबा और चल सकती है, लेकिन सरप्राइजिंगली इन लोगों की AMPTP जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है उनके साथ मंडे को ही मीटिंग है, विच इज एक्चुअली अ प्रीटी गुड साइन, जो बताता है कि प्रोड्यूसर्स गिल्ड जो है वो जल्दी से जल्दी स्ट्राइक को खत्म करना चाहती है। अगर मंडे को इनकी मीटिंग हो जाती है तो ऑफ कोर्स मंडे को तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों पार्टी भाव खाएंगी पहले तो। लेकिन जहां तक है तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के रोस्ट वर्स में आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब कर दो। वो क्या होता है। फिर इसके बाद अब मार्वल्स को PG-13 की रेटिंग मिल गई है, जिसमें कोई सरप्राइजिंग बात तो है नहीं। PG-6 की भी मिल सकती थी इनको, तो चाइना में रिलीज भी सिक्योर कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि पैसे वो कमाए, हमारे बाप का क्या जाता है सेगमेंट में भी कुछ पता ही देंगे आपको। फिर इसके बाद ये पता चला है कि द मार्वल्स जो है 1 घंटे 45 मिनट की होने वाली है, जैसे अभी तक की मार्वल की सबसे छोटी मूवी बना देता है। सही है, जल्दी देखेंगे, जल्दी निकलेंगे, जल्दी निकालेंगे सिस्टम से बाहर। अरे मार्वल भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? फिर इसके बाद ओशन गेट सबमर्सिबल जो वो अंदर पानी के गई थी और फिर वो एक्सप्लोड होकर कई लोग की जान जिसमें गई थी, उसके ऊपर ऑलरेडी एक मूवी पे काम चालू हो चुका है। आई जस्ट होप कि ये प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पे सिंक ना कर जाए, क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है। फिर इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक गेमिंग सेगमेंट में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले स्पाइडरमैन 2 गेम को लेकर, जिसपे हमेशा ही बात करते हैं।
तो स्पाइडरमैन 2 को अब 3 हफ्ते बाकी है रिलीज होने के लिए, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग वाली स्क्रीन है वो निकल के आ चुकी है बाहर और इट लुक्स लाइक देयर इज अ वेनम इन द टैंक। नहीं वो वाला टैंक नहीं ब्रो, वो मतलब टैंक मैं ये ग्लास के टैंक के अंदर वेनम बंद है ऐसा दिख रहा है। और जिन लोगों ने स्पाइडरमैन 1 गेम का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है वो इसको समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। उसमें ये चीज दिखा दी गई थी कि वेनम जो ऑलरेडी इस अर्थ पे आ चुका है और हमारे ऑसबॉर्न जी जो है वो उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो प्रोबेबली यहीं से ये कहानी शुरू होने वाली है एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट प्रीटी इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूं कि इस पार्ट में एक्चुअली वेनम बनेगा कौन, क्योंकि जो इनसोमनियाक है उन्होंने इस बात का क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वेनम जो है एडी ब्रॉक नहीं बनने वाला। जहां तक मुझे लगता है तो इट इज गोइंग टू बी हैरी ऑसबॉर्न, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के एंड में वो भी इसी टैंक के अंदर वेनम के साथ होता है। लेकिन स्पाइडरमैन में स्पाइडरमैन की वॉइस देने वाले यूरी लोवेंथॉल ने हाल ही में इस चीज को बोला है कि जो फैंस उसके फेस स्वैपिंग से खुश नहीं है उनको अब गेट ओवर इट कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है तो बेसिकली स्पाइडरमैन 1 का जब गेम इनिशियली PS4 पे रिलीज किया गया था तो उसमें पीटर पार्कर का फेस डिफरेंट था। उसके बाद जब उसको रिमास्टर किया गया तो उसका फेस चेंज कर दिया गया और उसके पीछे का रीजन अभी तक हमको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये टॉम हॉलैंड से रिजेंबल करने के लिए किया गया, उसको यंग दिखाने के लिए किया गया, मुझे नहीं पता, बट अब उसको चेंज नहीं कर रहे हैं एंड टू मी इट डज नॉट मैटर। मुझे वो वाला फेस भी पसंद था, मुझे ये वाला फेस भी पसंद है। व्हाट मैटर्स इज स्पाइडरमैन होना चाहिए, झूला झूले, गुंडे मारे, एमजे को पटाए, इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूबीसॉफ्ट के स्कैम को रिलीज होने में कुछ ही दिन बचे जिसका नाम है असासिन्स क्रीड मिराज एंड ऑफ कोर्स इस स्कैम में फंसूंगा मैं, खेलूंगा इसे। लेकिन इसके बाद टॉक्सिक एवेंजर जिसके पहले लुक के बारे में हमने पिछले रोस्टवर्स में बात करी थी, अभी उसका टीजर रिलीज कर दिया गया है उसकी एक पहली झलक दिखाते हुए। मतलब उसमें हमको टॉक्सिक एवेंजर तो देखने को नहीं मिल रहा पीटर डिंकलेज का, लेकिन इस मूवी के बारे में कुछ अंदाजा लग जाता है कि मूवी किस थीम पे प्ले करने वाली। सबसे पहले तो R रेटेड होगी, फुली R रेटेड। एक डाइनर का सीन हमको दिखाया जाता है और उसमें दिख रहा है कि लोगों के साथ क्या कुछ कांड करेगा ये बंदा आकर के। लिटरली टॉक्सिक एवेंजर है एंड आई लव द थीम दैट दे आर गोइंग विथ। एक का जबड़ा उखाड़ दे रहा है और कितने लोग के बाद मजेदार, आई लव इट। काश एवेंजर्स भी डाइनर में जाके शार्मा खाने की बजाय इतना खून खराबा करने का गूदा रख पाते। ओ इसीलिए इसको टॉक्सिक एवेंजर बोलते हैं। फिर इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक एनिमे सेगमेंट में और आज आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया खबर लेके आया हूं। वन पीस फैंस खुश हो जाओ क्योंकि इंडिया में फाइनली वन पीस स्ट्रीम होना चालू हो चुका है क्रंची रोल पे। अभी तक इंडिया में ऑफिशियली कहीं पे भी स्ट्रीम नहीं हो रहा था, लेकिन अब जुगाड़ बन चुकी है। और वैसे अच्छी न्यूज तो है लेकिन नए वन पीस फैंस के लिए नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से स्ट्रीम नहीं होगा। ये जो वानो आर्क है वहां से स्ट्रीम किया जाएगा। मतलब बेसिकली 892 एपिसोड से लेकर 1077 एपिसोड्स तक स्ट्रीम करे जाएंगे और फिर जब नए एपिसोड्स रिलीज करेंगे तो उनको भी साइमलकास्ट किया जाएगा साथ ही साथ में, ऑफ कोर्स इन जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स। तो अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जो वन पीस को फॉलो करते आ रहे हैं इतने टाइम से। तो आई काइंड ऑफ लाइक दैट, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे भी स्काइपी ऐप पे हूं तो मेरे को थोड़ा सा तब तक देखना पड़ेगा फॉलो करते करते। फिर जब वहां पहुंचेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। इसके बाद जुजुत्सु काइसेन को लेकर न्यूज तो ऐसे नहीं है, लेकिन अपनी खुद की पर्सनल अपडेट दे देना चाहता हूं। तो मैंने उस कांडू एपिसोड तक कैच अप कर लिया है 236, जहां पे हमारे गोजो के साथ कांड हुआ है, तो वो पूरा पढ़ लिया है और दुख दर्द पीड़ा का कोई जवाब नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी आई काइंड ऑफ हैव माय ओन थ्योरीज अबाउट इट। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो होना जरूरी था। इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल डिस्कशन किया एक्चुअली मैन ऑफ कल्चर की कल रात वाली पॉडकास्ट में। अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं करी तो प्लीज को चेक इट आउट। फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स वालों ने अपने खुद के नए नए एनिमे अनाउंस करे। सबसे पहले तो कैसलवेनिया नॉकटर्न रिलीज हो गया, जिसको मैंने देख लिया है और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने पुराने कैसलवेनिया के तीनों सीजन्स देखे हैं, दे आर एक्चुअली प्रिटी सुपर्ब। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो रिकमेंडेड है, ये वाला नॉट सो गुड। लेकिन जो नेटफ्लिक्स के नए एनिमे अनाउंस करे गए हैं उसमें सबसे पहले आता है टॉम रेडर, जिसमें लारा क्रॉफ्ट का रोल प्ले करने वाली है हेली एटवेल। पेगी कार्टर हमारे कप्तान को फंसाने के बाद लगता है कि सारे तीर यही मारेंगी। उम्मीद करता हूं इसमें लारा क्रॉफ्ट ही नजर आएंगी, आधा क्रॉफ्ट नहीं। फिर नेक्स्ट जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं, डेविल मे क्राई का एनिमे अनाउंस कर दिया गया है। मेरा बेटा डांटे आ रहा है, अपनी 2 लड़कियां इबोनी आइवरी और एक लंबी मोटी नुकीली तलवार रिबेलियन को लेकर। क्या समझ रहे थे? और वो लड़कियां नहीं है, बंदूक है उसकी। थोड़ा गेम वेम खेल लिया करो भाई, पता चल जाएगा। डेविल मे क्राई लेजेंडरी गेम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रू डिटेक्टिव के 4th सीजन द नाइट कंट्री का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जो देखने में बहुत बेहतरीन था। जोडी फॉस्टर इसमें आ रही हैं और भाई ट्रू डिटेक्टिव फील्स अलास्का में टेक प्लेस कर रहा है और बाकी सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे इसकी रिलीज डेट देखी मेरे दिमाग ने 2 उल्टी गुलाटियां मार ली। टाइगर श्रॉफ वाली 14 जनवरी को आ रहा है ये। फिर इसके बाद इयान मैककेलन जो हमारे मैग्नीटो का रोल प्ले करते हैं डेडपूल 3 में,
उन्होंने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया कि वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि वो ज़्यादा टाइम तक एक्टिंग कर नहीं सकते और उनको मालूम है कि क्या होने वाला है। वेल लगता है डेडपूल 3 की दूसरी मौत भी पक्की हो गई, पहली तो उसी गंजू लेले की है। फिर नेक्स्ट ऐसा सुनने में आया है पे गौर करना अगली कुछ खबरों तक। तो ऐसा सुनने में आया है कि जैसे मार्वल वालों ने जेम्स गन को एमसीयू की कॉस्मिक साइड बनाने को बोला था, वैसे जैक शेफर करके कोई है, उनको एमसीयू की मैजिकल साइड बनाने के लिए बोला है। एंड सो फार चीजें अच्छी लग रही हैं। WandaVision को ऑलमोस्ट 3 साल निकल चुके हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में चुड़ैल से ज्यादा लोगों को मॉमी याद है। मुझे तो लग रहा है मार्वल वाले दीवार पर बस गू फेंकने की कोशिश कर रहे और देख रहे कौन सा चिपक जाता है। मल्टीवर्सल वाला चिपक गया वो ठीक है, मैजिकल वाला चिपक गया वो ठीक है, जो भी चिपकेगा बोल देंगे यही तो प्लान था हमारा। फिर इसके बाद ये खबर निकल के आई है कि फैंटास्टिक 4 के लिए पैनाविजन लेंसेज को टेस्ट किया जा रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि लेंसेज स्ट्राइक पे नहीं है। मुर्गी के गुलगुले क्या दिन आ गए, पिक्चर के लेंस टेस्ट की बात कर रहा हूं। खैर इसके बाद अच्छी खबरों के बारे में बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज। तो ऐसा पता चला है कि स्टीवन यूएन का सेंट, अब अगर आपको नहीं पता ना तो एकदम बाहर निकल जाओ अपने बुलबुले से। थंडरबोल्ट्स में स्टीवन यूएन जो है वो सेंट्री का रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है, ये बात कंफर्म्ड है। मार्वल अपनी तरफ से आगे इस बात को कभी भी नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से। तो स्टीवन यूएन का जो सेंट्री है, ऐसा बोला जा रहा है कि वो शुरू के 2 एक्ट तक वो टीम का ही पार्ट रहेगा, लेकिन फिर ऐसा कुछ होगा जो उसे टीम से अलग करके और फिर दूर कर देगा एंड फिर वहां से चीजें पलटनी शुरू हो जाएंगी। तो इट काइंड ऑफ सीम्स ऑसम कि मतलब हो तो जाएगा सेंट्री खतरनाक, लेकिन फिर उससे निपटेगा कौन? और वो सब भी ठीक है क्योंकि ये कुछ ऐसा कांड करके जाएगा जिसके बाद ये सीधा 6 साल 9 महीने बाद मिलेगा एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। लेकिन है चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि अगली खबर आपको एकदम खुश कर देगी। क्रिस इवांस ने ऐसे इंटरव्यू देने शुरू कर दिए हैं जिनको सुनकर हम भी खुश हो सकते हैं और आप भी। उन्होंने पिछले हफ्ते बोला था कि भाई अब वो काम नहीं करना चाहते, पॉटरी करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि कैप्टन अमेरिका का रोल, हाँ आई वुड से नेवर। ये बंदा पिछले 2021 से ऐसे क्रिप्टिक तरह के इंटरव्यू देता आ रहा है। कभी बोल देता है कि अब मेरे को करना नहीं है, फिर अभी कभी बोल दे रहे हैं कि नेवर से नेवर। मतलब इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करने का भाई, ये मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ही कैमियो देने को तैयार हो जाए अपना, या फिर डेडपूल 3 में भी अपीयर हो जाए, क्योंकि रिसेंटली ऐसा सुनने में आया है कि ह्यूमन टॉर्च के रोल में वापस आ सकते हैं। मैं अपने मुंह से निकले हुए शब्दों पे यकीन नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। और जो सुनने में आ रहा है अगर ऐसा हो जाता तो इससे ज्यादा कूल, मेरा मतलब इससे ज्यादा हॉट कुछ नहीं होगा। आई मीन रायन रेनॉल्ड्स और क्रिस इवांस अच्छे खासे चड्डी बड्डी हैं और क्रिस इवांस ने फ्री गाय में भी अपना कैमियो दिया ही था, तो फिर वो आ सकते हैं इधर भी अपना कैमियो देने के लिए एज ह्यूमन टॉर्च। और मार्वल से भी उनकी अच्छी खासी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। रायन रेनॉल्ड्स इज अ परस्यूसिव गाय। जब ह्यू जैकमैन को रिटायरमेंट के बाद एक कैमियो से ज्यादा पूरी पिक्चर में लेकर आ गए, तो फिर क्रिस इवांस से ह्यूमन टॉर्च का कैमियो तो करवा ही सकता है। लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही बोलूंगा कि आंट मे की तरह अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके चलना। मैं चला द क्रिएटर देखने। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप करते नहीं हो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज मुर्गी के गुलगुले सहलाते हुए कीप बीइंग ऑसम।